Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, आइए मलिक सफदर हैत के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो माह फरवरी के आखिरी अयाम थे। इन दिनों में ज़िला लायलपुर के एक दूर दराज कस्बे के थाने में तैनात था। एक रोज़ में हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद ने मेरे कमरे में आकर बताया, मलिक साहब, मंसूर अहमद नामी एक बंदा आपसे मिलने आया है। कौन मंसूर अहमद? मैंने इस्तफसार किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, ये मंसूर चौधरी सरवरदाद का बंदा है जी। सरवरदाद साथ वाले पिंड सिकंदराबाद का चौधरी है जनाब, छोटा चौधरी। कांस्टेबल ने जवाब दिया। चौधरी छोटा हो या बड़ा, इसे बंदा रखने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मैंने बड़े संजीदा अंदाज में कांस्टेबल से तफरीह लेते हुए कहा। जी, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वह हैरत भरे अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, देखो फैज़ मोहम्मद, कोई इंसान या तो खुदा का बंदा हो सकता है और या फिर किसी औरत का बंदा, यानी उसका घर वाला खामिन। ओह! कांस्टेबल ने एक गहरी सांस खारिज की और बोला, जनाब, मेरे कहने का मकसद यही था कि मंसूर को चौधरी सरवरदाद ने आपके पास भेजा है। ठीक है, मैंने बड़े रसान से कहा, तो इसे अब तुम मेरे पास भेज दो। कांस्टेबल फैज़ मोहम्मद मुझे सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद मंसूर नामी वो अल्लाह का बंदा मेरे सामने हाजिर था। मंसूर की उम्र 35 साल के करीब रही होगी। उसका रंग पक्का और काठी मजबूत थी। वो शक्ल सूरत और हुलिये से एक बना बनाया मुलाजिम नजर आता था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने से पूछा, हाँ भाई मंसूर, तुम्हारे चौधरी जी को सुबह मेरी याद कैसे आ गई? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है सरकार, वो दिल गिरफ्तार अंदाज में बोला। क्यों, क्या हो गया? मैंने तशवीश भरी नजर से उसे देखा। वो जी दरअसल, उसने दुखी लहजे में बताया, बड़े चौधरी साहब, मतलब चौधरी सरवरदाद के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तुम चौधरी खलकदाद की बात कर रहे हो? जी हाँ जी हाँ, वही चौधरी साहब। वो जल्दी से अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मेरे चेहरे पर उलझन की लकीरें खिंच गईं। अभी कल ही तो चौधरी खलकदाद की शादी हुई है। जी हाँ, उसने एक मर्तबा फिर सर को अस्बाती जुम्बिश दी और बोला, कल शादी हुई। वो ठीक ठाक रात को अपनी दुल्हन के साथ हवेली के एक दूर दराज कमरे में बंद हुए और फिर आधी रात को पता चला कि इनका दिल बंद हो गया, वो फौत हो गए हैं। मेरे दिल में तो यही आई कि मंजूर से कह दूं, ऐसी शादियों का कुछ ऐसा ही अंजाम हुआ करता है, लेकिन मैंने जबान को रोक दिया क्योंकि ऐसा कहना फिल वक्त मुनासिब नहीं था। चौधरी खलकदाद की शादी गोया मजाका खेजी का एक उम्दा नमूना थी। इस शादी में चौधरी ने बहुत कम लोगों को मदऊ किया था। मेहमानों मेहमानों को दोनों हाथों की उंगलियों पर बआसानी गिना जा सकता था। मज़कूरा शादी में शिरकत की दावत मुझे भी दी गई थी, लेकिन मैं चूंकि इस अजीब गरीब शादी में शिरकत का दिल से ख्वाहां नहीं था, लिहाजा मैंने मसरूफियत का खूबसूरत बहाना करके टाल दिया। चौधरी खलकदाद की उम्र इस वक्त 60 से ज़्यादा थी और कुछ अर्सा पेशतर उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। इसकी 4 औलादें थीं। चौधरी सरवरदाद और इससे छोटी 3 बहनें शादीशुदा थीं। इन हालात में चौधरी खलकदाद ने शादी कर ली थी और वो भी एक नौउम्र दोशीज़ा से, जो उसकी अपनी बेटियों से उम्र में कहीं कम और नवासियों के तकरीबन बराबर थी। सुनने में यही आया था कि परवीन और पीनों की सौतेली माँ ने एक भारी रकम के एवज इसे चौधरी के हाथ फरोख्त कर दिया था, लेकिन चूंकि इस मामले का कोई ठोस सबूत था नहीं, लिहाजा दखल अंदाजी पुलिस की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं दोबारा मंसूर की जानिब मुतवज्जा हुआ और पूछा, छोटे चौधरी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? अगर बड़ा चौधरी हरकत कल्ब बंद होने से फौत हो गया है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? छोटे चौधरी साहब ने ताकीद की है कि मैं आपको अपने साथ हवेली ले आऊं। मंसूर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, वो कहते हैं कि जब तक पुलिस हवेली में आकर इंक्वायरी नहीं करेगी, बड़े चौधरी साहब की मैयत को उठाया नहीं जाएगा। इंक्वायरी? मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, चौधरी अपने बाप की मैयत के हवाले से किस किस्म की इंक्वायरी कराना चाहता है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो मासूरी जाहिर करते हुए बोला। चौधरी साहब ने आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा तो मैं चला आया। ठीक है, तुम बाहर जाकर बरामदे में बैठो। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो खामोशी से उठा और मेरे कमरे से बाहर चला गया। मौजा सिकंदराबाद मेरे थाने के जुनूब में तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़ था। इसका शुमार
बड़े गांव में होता था। मैंने कांस्टेबल सलीम को अपने साथ लिया और मंजूर की मईयत में एक टांगे में बैठकर सिकंदराबाद पहुंच गया। वो सुबह का वक्त था। मौसम सरमा में वैसे भी सुबह देर ही से होती है। जब हमने चौधरी की हवेली में कदम रखा, इस वक्त 9:30 बजे थे। जल्दी मुझे चौधरी सरवदाद ने उचक लिया और अपने साथ हवेली के एक कमरे में ले आया। इस कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। जब हम एक दूसरे के रूबरू बैठ चुके तो मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, सरवदाद, तुम्हारे अब्बा जी की नाकहानी मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उसने सरसरी अंदाज में कहा। आमीन। उसने सरसरी अंदाज में कहा और फिर तशवीश भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? उसके अंदाज और हरकत सकनात में रंजो गम और दुख के बजाय गहरी फिक्रमंदी पाई जाती थी। यूं महसूस होता था बाप की मौत ने उसे दुखी करने के बजाय तशवीश में मुब्तला कर दिया हो। इसकी बेचैन आंखों में किसी खास शे की खोज दिखाई देती थी। मैंने इसके इस्तफसार के जवाब में बताया, मुझे पता चला है कि तुम अपने अब्बा जी की मौत के हवाले से मुतमईन नहीं हो। जी हाँ, आपको बिल्कुल ठीक पता चला है। और तुम इस सिलसिले में कोई इंक्वायरी वगैरह कराना चाहते हो? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। साफ साफ बताओ, तुम्हारे जहन में क्या है? मैं सीधा होकर बैठ गया। तुम किस किस्म की इंक्वायरी कराना चाहते हो? हकीम हनीफ वारसी ने अब्बा जी की मौत का जो सबब बताया है वो मुझे हजम नहीं हुआ जनाब। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। हकीम जी ने चौधरी साहब की मौत का क्या सबब बताया था? मैंने सवाल किया। अब्बा जी की तशवीशनाक हालत को देखते हुए फौरन हकीम जी को हवेली बुला लिया गया था। वो वजाहत करते हुए बोला, हकीम जी ने मुआयने के बाद बड़े पुरवसूख अल्फाज में बताया था कि उम्र के साथ साथ दीगर हिस्सों की तरह इंसान का दिल भी कमज़ोर हो जाता है। इस मरहले पर जज्बात की शिद्दत और ख्वाहिशात की हिद्दत का मामला एक ऐसे तलातुम की सूरत इख्तियार कर लेता है कि इंसान का दिल कोई बड़ी खुशी या कोई गहरा सदमा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। लिहाजा ऐसे मौके पर सबसे ज़्यादा खतरा और जानलेवा असरात दिल पर ही मुरतब होते हैं। हकीम जी की इस तिब्बी तहकीक से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना सरवरदाद? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए बड़े वाज़े अल्फाज में कहा। हकीम जी ने एक खुली सच्चाई बयान की है। आप मेरी बात पूरी तो सुने जनाब। वो मुतसब्सब लहजे में बोला। हाँ हाँ बताओ। मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वो बोला, हकीम जी ने सबके सामने तो यही बयान दिया था जो अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन जब मैं उन्हें रुखसत करने हवेली के दरवाजे तक आया तो उन्होंने बड़ी सनसनीखेज और अजीब बात कही थी। क्या बात कही थी? मैं ये मुख्तसर सा जुमला बोलकर सवालिया नजरों से चौधरी सरवरदाद को देखने लगा। वो राजदाराना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, हकीम जी ने मुझे बताया कि अब्बा जी एक खास मामले के लिए इनसे मखसूस अद्वियात लिया करते थे। हकीम जी अब्बा जी की सेहत की ऊंच नीच से अच्छी तरह वाकिफ थे। जब हकीम जी ने इनकी शादी का जिक्र सुना तो दो टोक अंदाज में इस शादी से मना कर दिया था, लेकिन अब्बा जी ने मनमानी की। हकीम जी का कहना है कि जज्बाती और हद से ज़्यादा पैदा हो जाने वाली हिजानी कैफियत ने उनका दिल बंद कर दिया। इन्हें हार्ट अटैक हो गया। मैं अब भी यही कहूँगा सरवरदाद। वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हकीम जी ने तुम्हारे अब्बा जी की इस्तेदाद, उम्र, सेहत, जज्बात और हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हविस के हवाले से जो भी तज्जिया बयान किया है, इसे किसी भी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। इस किस्म की सूरत हाल में अमूमन मौत वाक़ हो सकती है। कुछ लोग इसे शादी मर्ग भी कहते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ी देर रुककर उसके चेहरे पर उभरने वाले जज्बात का, तासुरात का जायज़ा लिया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, सरवरदाद, सच्ची बात पूछो तो तुम्हारे अब्बा जी की ये शादी मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आई थी। जनाब, ये शादी तो किसी की भी समझ में नहीं आई सिवाय खुद उनके। अगर वो इस सिलसिले में मुझसे मशवरा करते तो, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो मैं भी हकीम जी की तरह इन्हें साफ मना कर देता। उन्होंने किसी से मशवरा करने की जरूरत ही कहाँ महसूस की थी जनाब। वो तंजिया लहजे में बोला। इन्हें तो सब अपने दुश्मन नजर आ रहे थे सिवाय पीनो और उसकी सौतेली माँ कुत्सिया के। इसी कुत्सिया ने अपने शौहर यानी पीनो के सगे बाप खुदा बख्श को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इन्हीं की मिली भगत से अब्बा जी इस दलदल में धंस गए थे। मैंने तो ये भी सुना है कि मैंने तस्दीक तलब अंदाज में चौधरी सरवरदाद की तरफ देखा
इस शादी के एवज चौधरी खलकदाद ने पीनो की सौतेली माँ को एक तगड़ी रकम दी थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मलिक साहब, फौजपात में गर्दन हिलाते हुए बोला। पीनो की नकली माँ को एक लंबी रकम मिली और असली बाप को एक किताए अराजी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। अब तक जो भी हो चुका उस पर मट्टी डाले मलिक साहब, चौधरी सरवरदाद ने सरसरी अंदाज में कहा। मैंने आपको हवेली में आने की जहमत इसलिए दी है कि आप अब्बा जी की मौत की हकीकत को सामने लाएं। ये कोई इत्तफाकी हादसा नहीं जनाब, मुझे इनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश लगती है। तुम्हें इस हवाले से किसी पर शक है? मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। किस पर? पीनो पर। यानी तुम ये समझते हो कि तुम्हारे अब्बा जी की मौत में पीनो का हाथ है? जी, मेरा दिल तो यही कह रहा है। देखो सरवरदाद, मैंने इसे बड़े रसान से मुखातिब किया। अदालत और थाना दिल के कहे को कोई अहमियत नहीं देते, इन्हें हर बात के लिए ठोस सबूत दरकार होते हैं। क्या पीनो पर शक करने के लिए तुम्हारे पास कोई मजबूत दलील है? जी है, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला। मैंने इस्तिरारी लहजे में पूछा, क्या? ऐसी क्या शय है? एक तो इसका तर्ज अमल शक में डालने वाला था, वो वजाहत करते हुए बोला। जब इसकी चीखों पुकार पर मैं और मेरी बीवी अब्बा जी को देखने गए तो मुझे साफ महसूस हुआ कि वो मुसीबत भरी कहानी नहीं सुना रही, बल्कि जमकर जज्बाती अदाकारी कर रही है। ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, जो ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त भी हो, मैंने ठोस अंदाज में कहा। कोई और ख़ास बात हो तो बताओ। ख़ास बात यह है जनाब के, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, इनकी हुजलाए उरूसी वाले कमरे में मुझे चंद ऐसे मशकूक आसार मिले हैं जो वहाँ किसी बड़ी गड़बड़ की निशानदही करते हैं। मैं चौंक उठा और जल्दी से पूछा, कैसी गड़बड़ सरवरदाद? आप मेरे साथ इस कमरे में चलें और खुद अपनी आंखों से देख लें। वह गहरी संजीदगी से बोला। मैंने मज़कूरा कमरे को लॉक कर दिया है। बात खत्म करते ही वो उठकर खड़ा हो गया। मैंने भी इसकी तकलीद की और राजदाराना अंदाज में कहा, सरवरदाद, अगर पीनो के हवाले से तुम्हारा शक दुरुस्त है तो फिर इस किरदार पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। आपका इरशाद पीनो की जानिब है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कतई लहजे में कहा। अगर तुम्हारी शक के मुताबिक वो वाकई चौधरी खलकदाद की मौत में मुलविस है तो फिर वो पुलिस की आमद की खबर सुनकर होशियार हो सकती है और मौका मिलते ही वो हमारे हाथ से भी निकल सकती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए पूछा, वैसे वो लड़की है तो हवेली ही में ना? बिल्कुल, हवेली के अंदर मौजूद है वो। मैंने इसकी तरफ से एक लम्हे के लिए भी गफलत नहीं भरती। वो इस वक्त ताज़ियत के लिए आने वाली औरतों में घिरी बैठी है और मैंने अपनी बीवी यास्मीन की ड्यूटी लगा दी है कि वो इस पर कड़ी नजर रखे। तब तो ठीक है, मैंने इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए कहा। तुम मुझे पहले वो कमरा दिखा दो जहाँ बकौले हकीम साहब चौधरी साहब को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद मैं पीनो से भी एक तफसीली मुलाकात करूंगा। हम दोनों आगे पीछे कमरे से बाहर निकले और इस कमरे की जानिब बढ़ गए जो गुज़िश्ता रात चौधरी खलकदाद के लिए हुजला उरूसी की हैसियत रखता था। मज़कूरा कमरा हवेली के अकबी हिस्से में अमूमी इमारत से हटकर बना हुआ था। इसे एक दूर उफ्तादा कमरा भी कहा जा सकता था। चौधरी सरवरदाद की मैयत में कदम उठाते हुए मेरे जहन में ये बात भी आई कि मुमकिन है पीनो के हवाले से उसका तमाम तर शक व शुबा महज इसलिए हो कि वो इसकी सौतेली माँ के रूप में हवेली में दाखिल हुई थी। इसकी बातचीत और अंदाज से बड़ा वाज़े नजर आता था कि वो पीनो से शदीद तरीन नफरत करता है। वो अपने अब्बा जी की इस शादी से कतई खुश नहीं था और जाहिर है इसे खुश होना भी नहीं चाहिए था। इसकी अपनी माँ के इंतकाल को काफी अरसा हो गया था। चाहे सौतेली ही सही, वो पीनो को किसी भी कीमत पर अपनी माँ के दर्जे पर फाइज नहीं देख सकता था, बल्कि इसने तो इस शादी की भरपूर मुखालफत भी की थी, लेकिन बड़े चौधरी साहब ने इसकी एक नहीं चलने दी थी। इंसान की हद से बढ़ी हुई जिद बिलाखिर इसे किसी बहुत बड़े नुकसान से दो चार करके ही दम लेती है। सुहाग कमरे की जानिब बढ़ते हुए मैंने चौधरी सरवरदाद से कहा, तुमने अपनी सौतेली माँ के किसी खास तर्ज अमल का जिक्र किया है? तुम्हें यूं महसूस हुआ था जैसे वो अदाकारी कर रही हो। ये क्या किस्सा है, जरा इसके बारे में तो बताओ। उसने एक गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा। आधी रात का वक्त था, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी जाग रहे थे। हमारे दोनों बच्चे गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। अब्बा जी की शादी ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और जब इंसान कोई खास बात सोच रहा हो तो इसे आसानी से नींद नहीं आती। इसीलिए हम भी जाग रहे थे।
यास्मीन ने मुझसे कहा, चौधरी साहब, अब्बा जी ने ये ठीक नहीं किया। बड़े चौधरी साहब को भी वो भी अब्बा जी ही कहा करती थी। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, तुम ठीक कहती हो। इस उम्र में अब्बा जी को ये तमाशा नहीं करना चाहिए था। ये जग हंसाई नहीं तो और क्या है। अम्मी जी के इंतकाल के फौरन बाद वो अगर शादी का फैसला करते तो समझ में आने वाली बात थी। अब इतना अरसा गुजर जाने के बाद इन्हें पता नहीं यह ख्याल क्यों आया है। आप एक बात भूल रहे हैं चौधरी साहब। यास्मीन ने राजदाराना अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, कौन सी बात यास्मीन? ये जग हंसाई वाली बात। वो गहरी संजीदगी से बोली, अब्बा जी ने बड़ी चालाकी से काम लिया है। इन्हें मालूम था कि अगर अलल ऐलान वो पीनों से शादी करेंगे तो वाकई जग हंसाई होगी। जभी तो उन्होंने चुपचाप ये तीर मारा है। हत्ता कि उन्होंने तो अपनी बेटियों जमीला, आसिया और जाहिदा को भी बुलाने की जरूरत महसूस नहीं की। आसिया, जाहिदा और जमीला ये तीनों मेरी बहनें हैं। मैंने यास्मीन की बात के जवाब में कहा, तुम ठीक कहती हो यास्मीन। वाकई अब्बा जी ने बड़ी होशियारी से काम लिया है। करीबी रिश्तेदारों और दूसरे जान पहचान के लोगों को उन्होंने अपनी शादी से दूर रखने की कोशिश की है। हम तो घर के लोग हैं, इसलिए ये शादी हमसे छुपी नहीं रह सकती थी। यास्मीन ने कहा, या फिर गांव के चंद लोगों को इसकी खबर है। पता नहीं अब्बा जी ने क्या सोचकर ये कदम उठाया है। मैंने पतली से कहा, मुझे तो लगता है कि ये सारा चक्कर कुत्सिया का चलाया हुआ है। यास्मीन ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा इशारा पीनों की सौतेली माँ की तरफ है? मैंने पूछा। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रही हूँ, वो मायनाखेज अंदाज में बोली। मैंने कहा, मुझे भी वो औरत बड़ी चालबाज लगती है। इसने अपने खामिद यानी पीनों के बाप खुदाबख्श को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मैंने सुना है कि अब्बा जी ने किसी शादी की तकरीब में पीनों को देख लिया था और इस पर रीझ गए थे। फिर उन्होंने बड़ी आसानी से कुत्सिया को राम किया। वो गाहे बगाहे उसकी मुट्ठी गर्म करते रहते थे। आखिरकार कुत्सिया ने उनका ये काम कर ही दिया। इस मक्कार औरत ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया कि पीनों का बाप भी राजी खुशी इस शादी के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ इस काम के एवज अब्बा जी ने कुत्सिया को एक मोटी रकम और खुदाबख्श को चंद एकड़ अराजी दी है। आपने जो सुना है और जो कुछ जानते हैं वो अपनी जगह ठीक है, यास्मीन ने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा। लेकिन मैंने इसके अलावा और भी बहुत कुछ सुन रखा है। मसलन क्या? मैंने सवालिया नज़र से अपनी बीवी को देखा। वो बदस्तूर पुरस्कार लहजे में वजाहत करते हुए बोली, मेरे सुनने में तो यह आया है कि अब्बा जी के कुत्सिया से भी कुछ मामलात रहे हैं, जभी तो उसने पीनों के सिलसिले में अब्बा जी से भरपूर ताउन किया है। लफ्ज़ मामलात पर उसने अच्छा खासा दबाव डाला था। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी पेश न आई कि उसका इशारा किस सिमत में था। इस हवाले से मैं भी बहुत कुछ जानता था, लेकिन दानिस्ता इसका जिक्र नहीं करता था। इस वक्त भी मैंने बहस को ख़त्म करने के लिए यही कहा, यास्मीन, अब जो भी है मट्टी डालो इस मामले पर। गंदगी को ज़्यादा कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मट्टी डालने से ये मामला दब सकता है तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, यास्मीन ने अजीब से लहजे में कहा। लेकिन मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। कैसी गड़बड़? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोली, चौधरी साहब, अब्बा जी ने पीनों से शादी की है तो रिश्ते में वो आपकी सौतेली माँ और मेरी सौतेली सास भी हो गई है। हम इससे तो किसी न किसी तरह निमट ही लेंगे, मगर इस हकीकत को भी जहन में रखना होगा कि इस शादी के बाद कुत्सिया और खुदाबख्श अब्बा जी के सास ससुर हो गए हैं। हम इन्हें अपनी हवेली में आने से रोक नहीं सकते। कुत्सिया की अय्यारी और चालबाजी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं देख रही हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, आने वाले दिनों में मैं इस हवेली में नित नए हंगामे जन्म लेते हुए देख रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है चौधरी साहब। जो होगा देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। अब अब्बा जी के किए को भुगतना तो पड़ेगा ना। रात काफ़ी हो गई है। हम सोने के इरादे से लेटे ही थे कि एक चीख ने हमें चौंकने पर मजबूर कर दिया। यास्मीन ने घबराए हुए अंदाज में कहा, यह आवाज़ कैसी थी? किसी औरत के चीखने की आवाज़ थी, मैंने मुतफक्किर अंदाज में कहा, और यह आवाज़ कहीं करीब ही से उभरी है। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर चीखने की तेज आवाज़ दोबारा बुलंद हुई। इस चीख के साथ ही दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ भी आने लगी। यास्मीन ने बड़े वसूख से कहा, चौधरी साहब, मुझे तो ये पीनों की चीख लग रही है। आए चलकर देखते हैं, पता नहीं इधर क्या हो रहा है। हम दोनों अफरा तफरी के आलम में अपने कमरे से निकले और अब्बा जी के कमरे की जानिब बढ़ने लगे।
मलिक साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं, मज़कूरा कमरा हवेली के दूर दराज कोने में बना हुआ है और हवेली के मरकजी हिस्से से वहां तक पहुंचने में 1-1.5 मिनट लगता है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था निस्वानी चीखों के बारे में। इस तरफ आती 2 बातों की तो फौरन ही तस्दीक हो गई थी। नंबर 1, चीखो पुकार की वो आवाज़ अब्बा जी ही के कमरे से आ रही थी। नंबर 2, वो आवाज़ पीनों के सिवा किसी और की नहीं थी। वो दरवाजे को बेदरेक पीटते हुए चिल्ला रही थी, कोई इधर आए, चौधरी साहब को पता नहीं क्या हो गया है। हम मियाँ बीवी भागते हुए इस कमरे तक पहुंचे। फिर मैंने तशवीश भरे अंदाज में पूछा, क्या हो गया? अंदर से पीनों की घबराई हुई आवाज़ उभरी, चौधरी साहब को कुछ हो गया है, वो अंदर बेहोश पड़े हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलकर इधर आएं। पीनों के आखिरी जुमले ने मुझे उलझा दिया। मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, दरवाज़ा तो तुम लोगों ने अंदर से बंद कर रखा है, मैं बाहर से कैसे खोल सकता हूँ इसे? ओह, मेरी तो मती मारी गई है, पीनों ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। दरवाज़ा तो चौधरी साहब ने खुद अंदर से बंद किया था। ठहरें, मैं खोलती हूँ। हम दोनों ने मायनेखेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, ताहम ज़बान से कुछ न कहा और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया और पीनों सामने खड़ी दिखाई दी। इसकी हालत न सिर्फ ये कि मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी, बल्कि सेकंड के 10वें हिस्से में इस हालत का सबब भी मेरी समझ में आ गया। पीनों ने खुद को बिस्तर की चादर में लपेट रखा था। यास्मीन ने पलक झपकते में सूरत हाल को भांप लिया। उसने बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी से पीनों का हाथ थामते हुए मुझसे कहा, आप अब्बा जी को देखें, मैं पीनों को संभालती हूँ। ये कहकर वो बड़ी सूरत से पीनों के साथ कमरे से बाहर चली गई। मैंने बड़े मुतसब्सब अंदाज में पलंग की तरफ कदम बढ़ाए जहाँ अब्बा जी बेहोश पड़े थे। मेरी समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। मैं इस सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हवेली के मरकजी हिस्से में आ गया ताकि पीनों से पूछताछ कर सकूं। वही बता सकती थी कि अब्बा जी की ऐसी हालत किस सबब से हुई है। मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो यास्मीन ने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा, चौधरी साहब का क्या हाल है? इन्हें होश आ गया कि अभी तक वैसे ही, पीनों ने अधूरा सा सवाल किया। मैंने तेज नज़र से पीनों को घूरा, फिर अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए कहा, यास्मीन, अब्बा जी की हालत बहुत ख़राब है, वो बेसुध पड़े हैं। आप फौरन किसी बंदे को हकीम जी की तरफ दौड़ाएं। यास्मीन ने परेशानी से कहा। मैं वही करने जा रहा हूँ, मैंने कहा। पीनों ने कहा, मैं इनके पास जाती हूँ, इन्हें हो सकता है मेरी ज़रूरत हो। बिल्कुल नहीं, मैंने कतई लहजे में कहा, तुम इधर ही यास्मीन के पास ठहरो, तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने अब्बा जी वाले कमरे को बंद कर दिया है। ठीक है, मैं पीनों का ख्याल रखती हूँ, यास्मीन ने जल्दी से कहा। आप फौरन हकीम जी को बुलाएं। हकीम जी को बुलाया गया और उन्होंने अब्बा जी के मुआयने के बाद जो कुछ बताया वो आपके इल्म में लाया जा चुका है, लेकिन ये सारी बातें मुझे हजम न हुई। ठीक है, अब्बा जी की उम्र 60 साल से ऊपर थी, लेकिन उनका दिल इतना भी कमज़ोर नहीं था कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। पीनों की तरफ से मेरी सोच में शक जड़ पकड़ चुका था। लिहाजा हकीम जी के जाने के बाद मैंने बड़े कड़े अंदाज में इससे सवालात किए, मगर वो मेरे किसी भी सवाल का तसल्लीबख्श जवाब न दे सकी। हम बातें करते हुए मज़कूरा कमरे तक पहुंच गए। मैंने ऊपर सरवतदाद की बयान करदा जो तफसील पेश की है, इसमें से बहुत सी बातें उसने मुझे बाद में बताई थीं, लेकिन वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए मैंने इन्हें एक साथ बता दिया है। सरवतदाद ने इस कमरे पर बाकायदा ताला डाल रखा था। जेब से चाबी निकालकर उसने ताला खोलते हुए कहा, मेरे ज़हन में ये शक पुख्ता हो गया था कि अब्बा जी की मौत के हवाले से पीनों कोई बड़ा राज मुझसे छुपा रही है। वो किसी न किसी हवाले से अब्बा जी की मौत में मुलविस है। जब भी मैंने दोबारा उसे इस कमरे में नहीं आने दिया, बल्कि किसी को भी इधर आने की इजाज़त नहीं दी और अब्बा जी की लाश के साथ ही ये कमरा बंद कर दिया। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बोला, वैसे तो रात ही को अब्बा जी को अब्बा जी को देखकर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, लेकिन लालटेन की मद्धम रोशनी में मैं कोई हतमी अंदाज़ा कायम नहीं कर सका था। आज सुबह मैंने दोबारा इस कमरे में आकर अब्बा जी को गौर से देखा तो उनके लिबास का जायज़ा लेते हुए मैं चौंक उठा और इसके बाद ही मैंने मंसूरे को आपकी तरफ दौड़ाया था जनाब। क्यों? चौधरी साहब के लिबास में तुमने ऐसी क्या चीज़ देख ली थी? उसके खामोश होने पर मैंने बेचैन लहजे में पूछा। अब्बा जी की कमीज पर मैंने अजीब से दाग लगे देखे थे। अजीब से दाग? क्या मतलब? मेरी हैरत दो चंद हो गई।
जी हाँ, उसने उस बात में सर हिलाया। जैसे तेल के धब्बे होते हैं, इन्हीं धब्बों में कहीं कहीं कालक भी लगी हुई थी, और इसी नौयत के निशानात मैंने अब्बा जी के पलंग के नीचे भी देखे हैं। जबकि अब्बा जी रात को बेताब सफेद लिबास पहनकर इस कमरे में दाखिल हुए थे, और ये कमरा भी साफ शफाफ था। ये तो तुम बड़ी अनोखी बात बता रहे हो सरवरताज, मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। मुझे पक्का शक बल्कि यकीन है मलिक साहब, वो मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। गुज़िश्ता रात इस कमीनी पीनो ने अब्बा जी के साथ कोई हाथ किया है। अब्बा जी की मौत की जिम्मेदार यही बदबख्त है। आओ देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और अपनी बातों के दौरान में वो कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। हम कमरे में दाखिल हो गए। सरवरदाद ने चौधरी खलकदाद के लिबास के हवाले से जो कहानी सुनाई थी, उसने मुझे भी उलझा कर रख दिया था। किसी दूल्हा के लिबास पर तेल और कालक के दागों का कोई जवाब या सबब समझ में नहीं आता था। बहरहाल मैं छोटे चौधरी की मैयत में मुतवफ़ी चौधरी के सर पर पहुंच गया। वो एक किंग साइज का रंग रंगीला पलंग था, जिस पर चौधरी खलकदाद की लाश पड़ी थी। एक नज़र देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि चौधरी को इस दुनिया से रुखसत हुए 8-10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। गालिबन वो निस्फ शब को जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया था। इसमें जिंदगी की रमक तलाश करना नामुमकिनात में से था। लाश के साथ ही मैंने मुतवफ़ी चौधरी के लिबास का भी बगौर जायजा लिया, और सरवरदाद की बात को हर्फ बहर्फ दुरुस्त पाया। खुसूसन उसकी सफ़ेद कमीज पर तेल और कालक के मिले जुले धब्बे नजर आ रहे थे। सरवरदाद की निशानदही पर मैंने पलंग के नीचे भी झांक कर देखा, वहां भी कुछ इसी नौयत के आसार पाए जाते थे। मैं उठकर खड़ा हो गया और गंभीर अंदाज में कहा, सरवरदाद, ये तो वाकई समझ में न आने वाली सूरत हाल है। क्या तुमने पीनों से इस बारे में कुछ पूछा है? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। ये निशानात तो मैंने आज सुबह देखे हैं, और पहली फुर्सत में मैंने आपको बुला लिया है। रात को मैंने पीनों से जो सवालों जवाब किए थे वो इस हवाले से नहीं थे, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अब्बा जी की मौत में पीनो ही का हाथ है। उसने ज़रूर अब्बा जी के साथ कोई खतरनाक खेल खेला है। ये बहुत खतरनाक लड़की है जनाब। ये बात तुमने पहले भी कही थी कि पीनो ने चौधरी खलकदाद के साथ कुछ खास किया है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस हवाले से तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है? जवाब देने से पहले उसने सेमी हुई नजर से मुझे देखा, फिर बोला, मलिक साहब, मुझे तो ये कोई दूसरा ही चक्कर लगता है जनाब। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ सरवरदाद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। हालांकि इसकी खौफजदगी से मैं समझ गया था कि इसका इशारा किस तरफ है। बताओ, तुम किसी दूसरे चक्कर के बारे में सोच रहे हो? मुझे तो लगता है जनाब, वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, ये पीनो कोई गंदी औरत है, गंदा अमल करने वाली। इसने सिफली वगैरह करके अब्बा जी की जान ली है। पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन आया है या नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि ये पीनो बड़ी खतरनाक लड़की है। इन लम्हात में चौथी सरवरदाद मुझे दिमाग से खाली और अकल से पैदल नजर आया। इसकी ये बात मुझे कतन हजम नहीं हुई थी कि पीनो ने किसी किस्म का कोई सिफली अमल करके उसके अब्बा जी को मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल सूरत हाल ऐसी थी कि मैंने इसके नज़रिए से उलझना मुनासिब ना समझा, और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात पर गौर कर रहा हूँ सरवरदाद। तुम इतनी देर में जाकर उस कांस्टेबल को बुला लाओ जो थाने से मेरे साथ यहाँ आया है, ताकि मौके की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। वो अच्छा जी कहकर जाने लगा तो मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, और हाँ, पीनो की निगरानी का बंदोबस्त और सख्त कर दो। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक वो वाकई चौधरी साहब की मौत में मुलविस है, तो फिर वो मौका मिलते ही यहाँ से फरार होने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैंने चूंकि इसके दिल की बात कहती थी, लिहाजा वो फौरन रुखसत हो गया। सरवरदाद के जाने के बाद मैंने एक मरतबा फिर चौधरी खलकदाद की लाश का जायजा लिया, ताकि अगर किसी भी तरीके से दानिस्ता इसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई हो तो इसके आसार पकड़ में आ सकें। इस हवाले से मैंने खुसूसन इसकी गर्दन और टेटवे का जायजा लिया, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा इशारा न मिल सका जिसकी रोशनी में उसका गला दबाए जाने के बारे में सोचा जा सकता। चौधरी की जिस्मानी हालत और कैफियत से तो यही पता चलता था कि इसकी मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने से ही वाक़ई हुई थी। मैं सरवरदाद के अंदाज में नहीं सोच सकता था कि वहाँ कोई सिफली कार्रवाई अमल में लाई गई थी। अलबत्ता चौधरी के लिबास और पलंग के नीचे कमरे के फर्श पर पाए जाने वाले कालक और तेल के धब्बों का राज जानना भी जरूरी था।
और इस राज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ पीनो ही पहुंचा सकती थी, क्योंकि गुज़िश्ता रात पीनो और चौधरी खलकदाद के सिवा इस कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था। वैसे इन लम्हात में मेरा जहन रह रहकर एक खास जाविये से चौधरी सरवरदाद की तरफ भी जा रहा था। मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में महसूस किया था कि वो पीनो से शदीद नफरत करता था। यह भी तो मुमकिन था कि दाग धब्बों वाला ये सारा चक्कर इसी का चलाया हुआ हो। चौधरी की जिंदगी का चिराग तो गुल हो ही चुका था। हो सकता है कि सरवरदाद ने सोचा हो पीनो को चौधरी की मौत का जिम्मेदार ठहराकर किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया जाए। इंसान इस कायनात की सबसे पेचीदा और अनोखी मशीन है। इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर के बाद सरवरदाद कांस्टेबल सलीम को लेकर मेरे पास पहुंच गया। आइंदा 15 मिनट में हमने वकूए का नक्शा समेत जाए वारदात की ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। फिर मैंने छोटे चौधरी को एक तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हें एक दो छोटे छोटे काम करना है। जी हुक्म मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने पूछा, पहले ये बताओ चौधरी साहब की तदफीन का क्या प्रोग्राम है? मैंने तो सोचा था जोहर की नमाज के बाद इनकी तदफीन कर दी जाए, लेकिन अब एक दो नए मसले उठ खड़े हुए हैं। कौन से मसले चौधरी साहब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो गंभीर अंदाज में बोला, एक तो इसी पीनो का मसला है। क्या हो गया पीनो को? मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। वो हवेली के अंदर ही मौजूद है ना? वो कहाँ जाएगी मलिक साहब? वो फखरिया लहजे में बोला। मैंने इसकी मजीद कड़ी निगरानी का इंतजाम कर दिया है। वो मेरी मर्जी के बगैर कमरे से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। फिर इसकी वजह से कौन सा मसला उठ खड़ा हुआ है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो जी, मैं अब्बा जी की तदफीन के बारे में बात कर रहा था। वो वजाहत करते हुए बोला, जब तक इसका जुर्म वाज़ेह न हो जाए अब्बा जी को कैसे दफन किया जा सकता है? चौधरी खलकदाद की तदफीन का पीनो के किसी मामले में मुलविस होने या न होने से कोई ताल्लुक नहीं सरवरदाद। मैंने इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। मैं पीनो का इंटरव्यू करके उसके मुजरिम होने या न होने का पता चला लूँगा। तुम इसकी वजह से तदफीन में ताख़ीर न करो। अगर पीनो किसी भी हवाले से चौधरी खलकदाद की मौत में मुलविस पाई गई तो वो किसी भी कीमत पर सज़ा से बच नहीं सकेगी। आपकी बात पर मुझे भरोसा है मलिक साहब, वो अकीदत भरे अंदाज में बोला। मैंने आपकी ईमानदारी और फर्शनासी के बहुत से वाक़यात सुने हैं। तो फिर तुम बिल्कुल मुतमईन रहो और पीनो वाले मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैंने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। अब बताओ इसके अलावा और कौन सा मसला पैदा हो गया है? मलिक साहब, ये बात आपके भी इल्म में है कि अब्बा जी ने बहुत कम लोगों को इस शादी की हवा लगने दी थी। वो गहरी संजीदगी से बोला। इंसान की ये बस में होता है कि वो किसी को अपनी खुशी में शरीक करे या न करे, लेकिन वो अपनी गमी खुसूसन अपने मर्द के हवाले से इंतहाई बेबस होता है। वो किसी को भी ताज़ियत या तदफीन में शिरकत के लिए आने से रोक नहीं सकता, और यही अब यहाँ भी हो रहा है। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुका और फिर बोला, अब्बा जी के इंतकाल की खबर अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जो भी इनकी मौत का सुन रहा है चला आ रहा है। ताज़ियत के लिए आने वालों की वजह से तदफीन में देर हो सकती है, खुसूसन जब तक मेरी तीनों छोटी बहनें और इनके घर वाले ना आ जाएं। अब्बा जी की मैयत को किस तरह दफन किया जा सकता है? ये तो वाकई गंभीर सूरत हाल है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। तुम्हें सबको देखते हुए ही तदफीन का प्रोग्राम तरतीब देना होगा। मलिक साहब, मेरे खामोश होने पर उसने कहा, आप कौन से छोटे मोटे काम मेरे ज़िम्मे लगाने वाले थे? हाँ, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहला काम तो तुम्हें यह करना है कि चौधरी साहब की लाश को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करके इस कमरे को ताला लगा दो। ऐसा करते वक्त इनका लिबास भी तब्दील कर लेना। दागदार लिबास को इधर बिस्तर पर ही रख देना ताकि सनद रहे और बावक्त ज़रूरत काम आए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, लिबास वाले इस सनसनीखेज राज के बारे में तुमने मेरे अलावा और किस किस को बताया है? किसी को नहीं जनाब, वो मजबूत लहजे में बोला। ये बात अभी तक सिर्फ हम दोनों के बीच में है, हत्ता कि मैंने यास्मीन से भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। शाबाश, मैंने तौसीफी लहजे में कहा। मर्द के दिल को इतना ही गहरा और मजबूत होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जनाब, वो सीना फुलाते हुए बोला। चौधरी सरवरदार का दिल बहुत वसी है। ठीक है, तुम ये काम कर लो जो मैंने तुम्हें बताया है, जब तक मैं पीनो का इंटरव्यू कर लेता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं पीनो से तन्हाई में मुलाकात करना चाहूँगा। आएं जी, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, वो मेरे साथ कमरे से बाहर निकलते हुए बोला और फिर बताया।
इस वक्त हकीम जी भी हवेली में मौजूद हैं। ये अच्छी खबर है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। पहले तुम मुझे हकीम जी से ही मिलवा दो, जरा इनसे भी 2-4 बातें हो जाएं। ठीक है जनाब, आ जाएं। थोड़ी देर के बाद मैं हकीम हनीफ वारसी के साथ हवेली की ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। हकीम जी की उम्र 70 साल के आसपास थी। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हकीम जी, आपने रात को चौधरी साहब का मुआयना करने के बाद इनकी मौत की तस्दीक की थी, लिहाजा मैंने सोचा कि आपसे भी इस सिलसिले में 2-4 बातें हो जाएं। आह! हकीम जी ने एक ठंडी सांस खारिज की और फिर अफसोसनाक अंदाज में कहा, काश चौधरी साहब मेरी बात मान लेते। इनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो अपनी मर्जी के मालिक थे। जब कोई भी बात उनके दिमाग में बैठ जाती तो इस वक्त तक उन्हें चैन नहीं आता था जब तक वो इस काम को कर नहीं लेते थे। आपका इशारा शादी वाले मामले की तरफ है, मैंने मायनाखेज अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इन्हें सख्ती से मना किया था कि वो शादी ना करें। मैं इनकी सेहत और जिस्मानी हालत से बखूबी आगाह था, तभी तो ये मशवरा दिया था। हमारे दरमियान चौधरी खलकदाद की मौत के हवाले से मजीद चंद मिनट तक गुफ्तगू होती रही और फिर मैं उन्हें रुखसत करके पीनों के कमरे की तरफ बढ़ा। उस वक्त हम दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे और इस वक्त दिन के 11 बजे थे। कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। हमारे लिए इस मुलाकात का एहतमाम चौधरी सरवरदाद ने कराया था। वो पीनों को ठीक ठाक फिट कराने के लिए हर मामले में पेश नजर आता था। ये पीनों से मेरी पहली मुलाकात थी। मैं इससे चौधरी खलकदाद की पुरस्कार मौत के बारे में पूछगछ करने वाला था, लेकिन इखलाकियात का तकाजा ये था कि मैं पहले इसे पुरसा दूं। पीनो, मैंने हमदर्दाना लहजे में इसे मुखातिब किया। इसने पीरान सी नजरों से मुझे देखा और धीरे से बोली, जी। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि परवीन उर्फ पीनो खूबसूरती और हुस्न में लाजवाब थी। इसकी उम्र भी किसी तौर 18 साल से ज़्यादा नजर नहीं आती थी। अगर चौधरी खलकदाद इसके हुसूल के लिए दीवाना हो गया था, तो इसमें इस बेचारे का ज़्यादा कसूर नहीं था। अगर दयानतदारी से फैसला किया जाता, तो पीनो और चौधरी का किसी भी जाविये से कोई मेल नहीं बनता था। पीनो एक ऐसा लाल थी जिसे किसी जवाने राना के ताज में सजना चाहिए था। पीनो, मुझे चौधरी साहब की हादसाती मौत का बड़ा दुख है, मैंने ताज़ियत करने वाले अंदाज में कहा। तुमने भी क्या किस्मत पाई है कि इधर सुहागन बनी, उधर बेवा। अल्लाह के काम भी निराले हैं। चौधरी साहब जितनी लिखवा कर लाए थे वो पिछली रात पूरी हो गई। वो अफसरदा से लहजे में बोली, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि कंवारी ही बेवा बन जाऊं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है थानेदार साहब। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर मेरी आंखों में देखते हुई बोली, अल्लाह के काम वाकई बड़े निराले होते हैं और मज़े की बात यह है कि कोई इससे लड़ भी नहीं सकता। मुझे पीनों के अंदाज पर हैरत हुई। अगरचे इसके चेहरे और आंखों ने बेबी का शौक ओढ़ रखा था, लेकिन इसकी जबान इस सोगवार कैफियत से लगा नहीं खाती थी। एक ताज़ा नौ उम्र बेवा किसी नामहरम थानेदार से इतनी बहादुरी और जुर्रत से बात नहीं कर सकती। पीनों की हिम्मत ने मुझे शक में डाल दिया। बेसाख्ता मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इसे चौधरी खलकदाद की मौत का जरा भी गम नहीं, बल्कि वो सोगवारियत की अदाकारी कर रही है। पीनों के बारे में ये मेरी सोच का पहला तासुर था, जो ऐन मुमकिन था आगे चलकर गलत साबित हो जाता। मैंने दिल ही दिल में इसे घिसने का फैसला किया और इसकी बात के जवाब में कहा, हाँ पीनो, ये तो ठीक है कि इंसान अल्लाह से नहीं लड़ सकता, लेकिन इंसान से लड़ने में बड़ी महारत रखता है और इस लड़ाई में एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह उठा कर फेंकता है कि मार खाने वाले इंसान का सफ़ेद लिबास दागदार हो जाता है। अगर ज़मीन पर तेल और कालक पड़ी हो तो पिटने वाले इंसान के लिबास पर उसके धब्बे लग जाते हैं। तेल, कालक, सफ़ेद लिबास, वो बेसाख्ता मगर लुकनतज़दा अंदाज में बोली। मैं कुछ समझी नहीं थानेदार साहब। इसके बदले हुए अंदाज ने मुझे बता दिया कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यही मुझे जानना था। वो तेल, कालक और सफ़ेद लिबास के जिक्र पर जिस तरह चौंकी थी, इससे तो यही जाहिर होता था कि वो इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ियत रखती है कि गुज़िश्ता रात चौधरी खलकदाद के साथ क्या वाक़या पेश आया था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, पीनो, क्या वाकई तुम नहीं समझ सकी हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ?
जी जी बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। मेरा शक रफ्ता रफ्ता यकीन में बदलने लगा। इनकार करते हुए उसकी आंखें ज़बान का साथ नहीं दे रही थीं, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि उसका जवाब मबनी पर दरोग है। मैंने बेखबरी में इसे टटोलने का इरादा किया और नहायत ही ठहरे हुए लहजे में पूछा, पीनो, मैं थानेदार ज़रूर हूँ, लेकिन बेगुनाह लोगों को मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तुमने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें डरने या फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। सच सच बता दो, पिछली रात क्या वाक़या पेश आया था? थानेदार साहब, आप तो मुझे बड़े भले मानस और हमदर्द इंसान लगते हैं, वो मेरी तारीफ करते हुए बोली। यकीन करें, आपकी ज़ात से मुझे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा। मैं तो चौधरी सरवरदाद की वजह से डरी सहमी बैठी हुई हूँ। वो चौधरी साहब की मौत के हवाले से खामखा मुझ पर शक कर रहा है और तहकीक के लिए पुलिस को भी बुला लाया है। पता नहीं इसे मुझसे क्या दुश्मनी है। सरवरदाद को अगर तुमसे किसी किस्म की दुश्मनी है तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे होते हुए वो तुम्हारा एक बाल भी बीगा नहीं कर सकता। मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा करो और सब कुछ सच सच बता दो। जी मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी, वो पलके झपकाते हुए बोली। आप जो भी पूछेंगे मैं ठीक ठीक बताऊंगी। बात खत्म करते ही वो अपनी मोटी मोटी पुरकशिश आंखों से मेरी आंखों में देखने लगी। मुझे उसकी आंखों में मकनातीसी खुसूसियत महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे अपनी आंखों के जरिए वो गैर महसूस अंदाज में मुझे अपनी जानिब खींच रही हो। इन लम्हात में चौधरी सरवरदाद के कहे हुए अल्फाज मेरे जहन में ताज़ा हो गए। उसने बड़े खौफजदा अंदाज में शक का इजहार किया था। मलिक साहब, मुझे तो लगता है कि पीनो ने किसी सिफली अमल से अब्बा जी को मौत के घाट उतारा है। तो क्या पीनो वाकई सिफली अमल की माहिर थी? वो जादूगरनी थी? मैंने इन तमाम तर फजूल ख्यालात को जहन से झटका और अपने सामने बैठी पीनो से सवाल किया। इस मर्तबा मेरा अंदाज खालिसतन थानेदाराना था। मैं इसकी मकनातीसी आंखों के ट्रांस से निकल आया था। बताओ पीनो, पिछली रात चौधरी साहब के साथ क्या वाकया पेश आया था? जनाब, वो ऐसा मामला है कि मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर सकती, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। मैंने सरवरदाद की बीवी को तमाम हालात से आगाह कर दिया है। सरवरदाद की बीवी से सरवरदाद तक और फिर सरवरदाद से मुझ तक वो मुकम्मल कहानी पहुंच गई है पीनो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो अनजान बनते हुए बोली। मैंने कहा है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सच तो मैंने आपको बता दिया है जी। ये सच जो तुमने बयान किया है, यानी कि तुम्हारा जो बयान सरवरदाद की ज़बानी मुझ तक पहुंचा है, मैं इससे मुतमईन नहीं, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस बयान के अलावा भी बहुत सी सनसनीखेज बातें मुझ तक पहुंची हैं, लिहाजा तफ्तीश बहुत ज़रूरी हो गई है। ये सारी उल्टी सीधी बातें आपको चौधरी सरवरदाद ने बताई होंगी, वो खफगी आमेज अंदाज में बोली। इस बंदे को तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। जब हकीम जी ने चौधरी साहब की मौत के बारे में खुलकर बता दिया है तो फिर शक किस बात का? वो लम्हे भर के लिए ठहरी और फिर बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोली, थानेदार जी, चौधरी साहब की मौत इनका दिल फेल हो जाने से वाक़ई हुई है और यही हकीकत है। इन लम्हात में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई उस्तानी जी हो और मुझे कोई अहम सबक ज़बानी याद कराने की कोशिश कर रही हो। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाकर सनसनाते हुए लहजे में कहा, पीनो, मैं जितना नर्म नजर आ रहा हूँ अंदर से उतना ही सख्त भी हूँ। अगर तुमने मुझे चक्कर देने की कोशिश की या किसी किस्म की गलत बयानी से काम लिया तो याद रखो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम्हारी कोई मिन्नत समाजत नहीं सुनूंगा। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मेरे अटल अंदाज ने उसे हिलाकर रख दिया था, जिससे जाहिर होता था कि उसकी नीयत और अमल में कहीं ना कहीं फतूर छुपा हुआ है। वो अपनी खौफजदगी पर जल्दी से काबू पाते हुए बोली, थानेदार जी, मैंने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं पीनो, मैंने एक नफसियाती चाल चलते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ कि चौधरी खलकदाद की मौत हरकत कल्ब बंद हो जाने ही से वाक़ई हुई है। अल्लाह आपका भला करे थानेदार जी, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। शुक्र है किसी एक बंदे को तो मेरी बात का यकीन आया। मुझे तुम्हारी बात का यकीन तो आ गया है पीनो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात जवाब तलब हैं और इन सवालात के जवाब मुझे तुम दोगी।
جی پوچھیں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، رات کو چودھری صاحب نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ ان کے جسم پر سفید شلوار اور قمیض تھی، اس نے بتایا۔ کیا وہ قمیض اور شلوار بالکل صاف تھی؟ جی ہاں، چٹے کبوتر کی طرح صاف تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جس وقت چودھری صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ لباس پہنے ہوئے تھے، یہی تھا وہ؟ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے کہا، جی ہاں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کی سفید قمیض کے مختلف حصوں پر مجھے تیل اور کالک کے دھبے نظر آئے ہیں، اور سہاگی پلنگ کے نیچے بھی فرش پر کچھ ایسے ہی آثار ہیں۔ یہ کیا معمہ ہے پینو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ سا لہرا گیا۔ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، وہ ہاں، اچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو سفید لباس، تیل اور کالک کا ذکر کیا تھا، وہ یہی چکر تھا؟ ہاں، یہی چکر تھا، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور اس چکر کی وضاحت تم کرو گی، کیونکہ پچھلی رات تم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چودھری صاحب تو کوئی جواب دینے کے قابل رہے نہیں، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے تو یہ سرورداد کی کارستانی لگتی ہے جناب، وہ تیزی سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، جب میں نے چیخ چیخ کر سرورداد اور اس کی بیوی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو وہ دونوں ہمارے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ یاسمین مجھے تو لے کر اپنے ساتھ حویلی کے مرکزی حصے میں چلی گئی تھی اور سرورداد کمرے میں رہ گیا تھا۔ مجھے شک ہے کہ یہ کارروائی اسی نے کی ہوگی، وہ مجھے کسی چکر میں پھنسانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ خواہ پولیس کو بھی حویلی میں بلا لایا ہے، حالانکہ یہ سیدھا سادہ معاملہ تھا۔ دل بند ہونے سے چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، حکیم جی نے بھی ان کی موت کی تصدیق کر دی، پھر پولیس کو بلا کر تفتیش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سرورداد میرے خلاف کوئی گہری سازش کر رہا ہے جی، مجھے اس کے شر سے بچا لیں تھانے دار صاحب۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خوش آمدانہ ہو گیا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ اب شک کا سارا مادہ ترازو کے دو پلڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اگر پینو کے بیان کو درست مان لیا جاتا تو سرورداد قصوروار نظر آتا تھا۔ یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چودھری خلقداد کے لباس کو داغدار بنا کر پینو کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر پینو غلط بیانی سے کام لے رہی تھی تو پھر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی بڑے راز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کوئی ایسا راز ہے جس کا تعلق براہ راست چودھری خلقداد کی موت سے جڑتا تھا۔ میں نے پینو کی زبان کھلوانے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چلانے کا فیصلہ کیا۔ بعض اوقات ٹیڑھے برتن میں سے گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے چلائے ہوئے اس تیر کی بنیاد جھوٹ پر استوار تھی، لیکن یہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ پچھلی رات کمرے میں چودھری صاحب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے خاموش تھا کہ تم اپنی زبان سے سچ بتا دو، لیکن تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے چلوں۔ وہاں جب تم پر تشدد کیا جائے گا تو تمہارا ایک ایک عضو فریاد کرتے ہوئے سچ بولے گا، لیکن میں اس وقت تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپایا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی رات تمہارے اور چودھری صاحب کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، پھر وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پینو کی آواز سے جھلکتا خوف اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ گزشتہ رات اس کمرے میں کوئی تیسرا کردار بھی موجود تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا، چودھری خلقداد کی موت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ پولیس سے کبھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی پینو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے اس کمرے میں اور کمرے کے باہر سے ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی غیر متعلق شخص پچھلی رات اس کمرے میں موجود تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر کرخت انداز میں کہا، بتاؤ کون تھا وہ؟ کوئی نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئی۔ پتا نہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ضرور سرورداد نے آپ کو کوئی پٹی پڑھائی ہے۔
मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूँ कि जिसका जी चाहे मुझे पट्टी पढ़ाने बैठ जाए। मैंने खालिस थानेदाराना अंदाज में कहा, सीधी तरह हकीकत का इकरार करती हो या तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले चलूं? वो मिन्नत समाजत पर उतर आई, लेकिन ये बताने पर आमदा नजर नहीं आती थी कि पिछली रात कमरे में वो तीसरा शख्स कौन था। मैंने उसके अल्फाज से झलकते हुए एतराफ हकीकत को जहन नशीन कर लिया था जब उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा था, तब तो आपको पता चल गया। लिहाजा अब मैं कैसे मान लेता कि वो सच कह रही थी। ये तय हो गया था कि कोई तीसरा बंदा कमरे में था। किस मकसद से था, इस हकीकत तक पहुंचना बाकी था और इसके लिए पीनों पर सख्ती करना बहुत ज़रूरी था। मैंने एक फौरी फैसले के तहत दरवाजे की तरफ मुंह करके ये आवाज़ बुलंद की, सरवरदाद, ये गीत सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। हकीकत का एतराफ़ कराने के लिए तुम्हारी नई नवेली अम्मी को थाने ले जाना पड़ेगा। अगले ही लम्हे सरवरदाद दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गया और आते ही कुसीले लहजे में कहा, मलिक साहब। फिर वो पीनों को नफरत भरी आंखों से घूरते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, बिस्मिल्लाह करें जनाब, नेक कामों में देर कैसी। देखें थानेदार साहब, पीनों ने फरियादी लहजे में मुझसे कहा, ये कितनी खुल्लम खुल्ला मुझसे दुश्मनी कर रहा है, पता नहीं इसे मुझसे क्या बैर है। सरवरदाद ने सपाकी से कहा, मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगरचे तुमने जबान से इकरार नहीं किया, लेकिन मैंने समझ लिया है कि पिछली रात तुमने अपने किसी दोस्त को कमरे में बुला लिया था और तुम दोनों ने मिलकर अब्बा जी की जान ली है। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर ठोस लहजे में बोला, मलिक साहब, मेरे अब्बा जी की मौत वाक़ई हुई है। मैं मुद्दई की हैसियत से पीनों के खिलाफ आपके पास रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। मुझे शक है कि यही अब्बा जी की मौत की जिम्मेदार है। आप इसे अपने साथ थाने ले जाएं और कड़ी तफ्तीश करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। मैंने कहा, ठीक है सरवरदाद, अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं कि मैं पीनों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाऊं। तुम इत्मीनान से चौधरी साहब की तदफीन का बंदोबस्त करो। जो भी नतीजा सामने आएगा मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। वो ममनूनियत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं पीनों को अपने साथ लेकर थाने आ गया। हम एक मर्तबा फिर एक दूसरे के रूबरू बैठे थे, लेकिन ये हवेली का कमरा नहीं बल्कि थाना था और अब मेरा अंदाज भी वो पहले जैसा नरमी लिए हुए नहीं था। जब से पीनों खुलकर सामने आई थी और पूरी ढिठाई से वो इस पर डटी हुई थी, मेरा दिल इसके लिए काफ़ी सख्त हो गया था। मैंने आखिरी बार शराफत की ज़बान में उससे पूछा, क्या तुमने सच बोलने का फैसला कर लिया है या मैं सख्ती का अमल शुरू करूं? उसने टूटी हुई नज़र से मुझे देखा, लेकिन ज़बान से खामोश रही। उसकी आंखों में मुझे बहुत हैरानी और वीरानी दिखाई दी। इसके साथ ही नाउम्मीदी, मायूसी और अफसुर्दगी के साए भी लहरा रहे थे। वो चंद लम्हात तक यकटुक मुझे देखती रही, फिर उसने गर्दन झुका ली। इसके अंदाज और रवैये से तो यही लगता था कि उसने सच बोलने का हतमी फैसला कर लिया है। मैंने हिम्मत दिलाने वाले अंदाज में कहा, इसकी आमादगी को देखकर मैं फिर नर्म हो गया था। पीनो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। इतनी कम उम्री में तुम जेल की सलाखों के पीछे चली जाओगी तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होगा। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। अगर तुम बेगुनाह और बेकसूर हो तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं तुम्हें हद्दुल इम्कान रियायत दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। इसकी आंखें छलक पड़ी, भर्राई हुई आवाज में बोली, थानेदार जी, चौधरी साहब की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, वो दहशत ही से मर गए थे। किसकी दहशत से? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आतमतोष की दहशत से। आतमतोष? मेरी हैरत दो चंद हो गई। ये कौन बला है? आतमतोष कोई बला नहीं, एक जिन है, वो गहरी संजीदगी से बोली। ये जिन मुझ पर आशिक है और इसी की बेपनाह दहशत से चौधरी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि कोई मन घड़त किस्सा सुनाकर मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा। एक बात अच्छी तरह जहन में रखो कि मैंने तुम्हारे साथ जितनी नरमी करना थी वो कर ली। अब अगर तुमने ज़रा सी भी गलत बयानी की या मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो समझ लेना कि थाने से सीधी जेल जाओगी। वे लम्हे भर के लिए थमा और फिर इजाफा करते हुए कहा, अभी तक चौधरी के लिबास पर पाए जाने वाले धब्बों का मसला भी हल नहीं हुआ। मैंने वो लिबास और इस कमरे की हर शय महफूज कर दी है और तुम्हें हर बात का जवाब देना है। जनाब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, वो संजीदगी से बोली। चौधरी साहब के लिबास पर पाए जाने वाले धब्बे भी आतमतोषी का करिश्मा है।
आतमतोष ने चौधरी साहब को अपनी गिरफ्त में भींच लिया था और कुछ नहीं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। थानेदार जी, वो गुलूगीर आवाज में मुझसे मुखातिब हुई, आप एक दयानतदार और उसूल परस्त पुलिस ऑफिसर हैं। इसके साथ ही आप अपने सीने में एक पुरखुलूस और हमदर्दाना दिल भी रखते हैं। मैंने फैसला कर लिया है कि आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ज़रूर गुंजाइश निकालेंगे। गुंजाइश तो मैं निकालूंगा, लेकिन शर्त वही है, मैंने दो टोक अल्फाज में कहा, तुम मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगी। और मैं ये जिन और भूत की खुराफात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं अपने दिमाग से सोचने वाला एक अमल पसंद इंसान हूँ। जनाब, आतमतोष की अगरचे कोई हकीकत नहीं, लेकिन इस किरदार ने मेरी हकीकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, अगर आप तफसील से मेरी कहानी सुनेंगे तो फिर ही मेरा मसला आपकी समझ में आएगा। तुमने जो भी तफसील बयान करनी है करो, मैं तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, पीनो, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? जी भूख तो लग रही है, बस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। बस रात को जो खाना खाया था सो खाया था, इसके बाद तो अब तक कुछ पेट में नहीं गया। आधी रात से लेकर अब तक एक मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर पीनो के लिए खाना मंगवाया। जब तक वो खाना खाती मैंने भी थोड़ी सी पेट पूजा कर ली, फिर पूरी तवज्जो से उसकी कहानी सुनने लगा। उसने आइंदा 1 घंटे में मुझे अपने बारे में जो कुछ बताया, मैं इसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप चौधरी खलकदाद की पुरस्रार मौत से आगाही हासिल करें। इस कहानी में कुल 5 किरदार हैं। परवीन उर्फ पीनो, इसका महबूब खालिद उर्फ भोला, पीनो की सौतेली माँ कुदसिया बेगम, पीनो का सगा बाप खुदाबख्श और चौधरी खलकदाद। एक तरफ ये कहानी पीनो और भोला की लाजवाल मोहब्बत को बयान करती हैं, दूसरी तरफ सौतेली माँ कुदसिया के जुल्म सितम को उजागर करती है, तीसरी जानिब एक मजबूर शौहर खुदाबख्श की बेबसी का अहाता करती है और चौथी सिमत चौधरी खलकदाद की हविस का मंजरनामा पेश करती है। वाक़यात के मुताबिक पीनो की कम उम्री में उसकी माँ फरीदा का इंतकाल हो गया था। वो इस वक्त सिर्फ 5 साल की थी। अगर इसी वक्त खुदाबख्श दूसरी शादी कर लेता तो शायद ये फसाद जन्म न लेता, जिसके नतीजे में ये सनसनीखेज वाक़यात पेश आए थे। खुदाबख्श को शादी का ख्याल भी आया तो उस वक्त जब पीनो 18 साल की हो चुकी थी, और शादी के लिए भी उसने एक ऐसी औरत का इंतखाब किया जो तेज़ी और तर्रारी में अपना सानी नहीं रखती थी, यानी कि कुदसिया बेगम। कुदसिया इब्तिदा में तो पीनो के साथ बहुत अच्छी रही, फिर अचानक उसका रवैया दुश्मनाना हो गया। वो पीनो और भोला की मोहब्बत के हवाले से खुदाबख्श के कान भरने लगी। इसके साथ ही उसने पीनो के लिए चौधरी खलकदाद का रिश्ता भी लगा दिया। ये एक हकीकत थी कि इस काम के लिए चौधरी ने कुदसिया को अच्छी खासी रकम दी थी। खुदाबख्श ना तो निकम्मे भोले को पसंद करता था और न ही चौधरी से शादी के हक में था, लेकिन इस बात में भी किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी कुदसिया की मुट्ठी में था। चुनाचे कुदसिया ने चौधरी से एक कताए अराजी तोहफे में दिलाकर खुदाबख्श को इस रिश्ते के लिए रजामंद कर लिया। इस फैसले का सबसे ज़्यादा बुरा असर पीनो और भोले पर पड़ा था। इन पर तो गोया आसमानी बिजली आन गिरी थी। उन्होंने हंगामी तौर पर गांव से बाहर खेतों के अंदर एक मतरूक कुएं पर तफसीली मुलाकात की। पीनो ने उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के बाद पूछा, भोला, अब क्या होगा? ये तो खासा तशवीशनाक मामला है। भोला फिक्रमंदी से बोला, अगर सिर्फ अब्बा की बात होती तो मैं इसे समझाने की कोशिश करती। पीनो ने बेबसी से कहा, यहाँ तो सब ही मान गए हैं। मेरी सौतेली माँ और चौधरी खलकदाद ने अब्बा को मजबूर कर रखा है। तुम फिक्र न करो, मैं कुछ सोचता हूँ, भोला तसल्ली आमेज लहजे में बोला। भोला, अगर तुमने सोचने में देर कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बेहद परेशानी के आलम में बोली, तुम देखते रह जाओगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुदसिया और चौधरी खलकदाद अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे भोला, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा पीनो, तुम खामखा परेशान हो रही हो, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम हाथ पर हाथ रख के यूं ही बैठे रहे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा भोला। पीनो रुहासी हो गई। ये मामला खुद ब खुद हल होने वाला नहीं। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भोले ने जिच होते हुए कहा। ये मैं नहीं जानती, वो जज्बाती हो गई। जो भी करना है तुम ही को करना है।
کیا تم چودھری خلقداد سے ٹکر لیتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو پینو؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہاں میں اور چودھری خلقداد کہاں؟ میں کرم کوٹ کے غریب لوہار مشتاق کا نکما اور نکھٹو بیٹا، اور خلقداد موزہ سکندر آباد کا بڑا چودھری۔ ہماری طاقت کا کیا مقابلہ؟ اگر تم نکمے اور نکھٹو نہ ہوتے تو میں ابا سے تمہارے لیے لڑائی کرتی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ابا تمہیں اسی لیے سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم کوئی کام کاج نہیں کرتے، سارا دن گاؤں میں آوارہ گھومتے رہتے ہو۔ اور اب وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، پھر شاکی لہجے میں بولی، تم چودھری کا مقابلہ کرنے سے بھی ڈر رہے ہو؟ بولا، کیا یہی ہے تمہاری محبت؟ تم نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا، اب بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ تم میری باتوں کا غلط مطلب لے رہی ہو پینو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی میری محبت کمزور ہے۔ ایک چودھری خلقداد کیا، میں تو تمہاری خاطر دنیا کے ہر چودھری سے ٹکر لے سکتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، وہ مایوسی سے بولی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت ہمیں جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا بولا، پینو نے اضطراری انداز میں کہا۔ تم اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میں تو اس مسئلے کو کچھ ایسے انداز میں حل کرنا چاہتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا بولا؟ پینو حیرت بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بتایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں تمہاری ماں یا چودھری خلقداد سے براہ راست ٹکر بھی لینا نہ پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھولے؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ تم بھی کیا الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں تمہاری مت تو نہیں ماری گئی؟ ابھی تو میری مت نے کام کرنا شروع کیا ہے پینو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تم مجھے ذرا سوچنے کا موقع تو دو، پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ نہ، تمہیں سوچنے سے کس نے منع کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ پر کچھ پتا تو چلے، آخر تمہارے دماغ میں ہے کیا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے دماغ میں، وہ بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم سوچنے کا موقع دو گی تو کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا میری کھوپڑی میں۔ سوچنے میں اتنی دیر نہ لگا دینا کہ چودھری مجھے اپنی دلہن بنا کر سکندر آباد کی حویلی میں لے جائے، پینو نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ہم زندگی بھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا پینو، وہ بڑی محبت سے بولا، پھر اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، ذرا غور سے دیکھ کر بتاؤ تمہیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس سوال پر بوکھلا گئی اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بھولا تمہاری آنکھوں میں تو ہر جگہ محبت ہی محبت دکھائی دے رہی ہے، تو پھر غور سے میری بات سنو اور اسے دھیان میں بٹھا لو، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے مخمول لہجے میں بولا۔ میں تمہاری اسی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری چاہت میں دراڑ نہیں ڈال سکتی، ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے، میرا بھی تم سے یہی وعدہ ہے، وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولی۔ میری امیدوں پر پوری اترو گی نا؟ بھولے نے اس سے کہا۔ ہاں بھولا، پکا پکا وعدہ، تم جب بھی پلٹ کر پیچھے دیکھو گے مجھے اپنے عقب میں کھڑا پاؤ گے، تم میرے عقب میں نہیں بلکہ قدم سے قدم ملا کر چلو گی، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں چودھری خلقداد کے قبضے سے نکال لوں گا، پینو نے تشکر کے الفاظ ادا کیے۔ اگلے روز بھولے نے دوبارہ پینو سے ملاقات کی۔ اس دوران میں وہ ایک ایسا منصوبہ سوچ چکا تھا کہ اگر وہ دونوں مل کر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا کہ انہوں نے چودھری خلقداد کو راستے کا پتھر سمجھ کر بڑی بھرپور ٹھوکر مار دی ہے۔ پینو کو بھولے کا منصوبہ پسند آیا اور وہ اس مشن میں بھولے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پروگرام کے مطابق پینو کو شادی کر کے کرم کوٹ سے سکندر آباد خاموشی سے چلے جانا تھا۔ بھولے کا کردار سکندر آباد سے شروع ہونا تھا اور ایسا کردار کرنا تھا کہ مزہ آ جاتا۔ اس سلسلے کی تمام تیاریاں اس نے پہلے ہی سکندر آباد کے 2-3 چکر لگا کر مکمل کر لی تھیں، اور جہاں تک چودھری کی حویلی خصوصاً حجرہ عروسی والے کمرے میں بھولا کے داخل ہونے کا تعلق تھا تو اس معاملے میں پینو کو اس سے بھرپور تعاون کرنا تھا۔ اس کے بعد بھولے کا کام شروع ہو جاتا اور پھر اللہ دے اور بندہ لے، سب کچھ پروگرام کے مطابق عمل میں آ گیا، بس آخری مرحلہ باقی تھا، اور اس مرحلے کے لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ تیار بیٹھے تھے، اور چودھری خلقداد پلنگ کے اوپر اور بھولا پینو کے تعاون سے پلنگ کے نیچے، پوری تیاری کے ساتھ۔
पीनो चौधरी साहब की कुर्बत में एक नॉर्मल दुल्हन की तरह का तर्ज अमल जाहिर कर रही थी। चौधरी ने लरजीदा हाथों से उसका घूंघट उलटने के बाद जज्बात के बोझ तले दबी कपकपाती हुई आवाज में कहा, पीनो, गांव के लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल सच कहते हैं। पीनो ने खामोशी से निगाह झुका ली। तुम गुलाब का मुखड़ा हो, चांद का टुकड़ा हो। चौधरी खलकदाद उसकी तारीफों में रत्बुल लिसान था। पीनो अपनी तारीफ पर भी चुप रही तो वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, पीनो, मुझसे बातें करो, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। जी चौधरी साहब, बोले। पीनो, चौधरी ने जज्बात से मखलूब आवाज में कहा, खुदा की कसम, मैंने तुम जैसी हसीन और जमील लड़की अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। तुम पर पहली नजर पड़ते ही मेरे दिल ने यह फैसला कर लिया था कि मैं एक न एक दिन तुम्हें हासिल करके रहूंगा। मैं जानती हूँ चौधरी साहब कि आपने मुझे हासिल करने के लिए कितनी जिद्दोजहद की है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पीनो उसके दिल की बात करते हुए बोली, आपने मेरी सुतेली माँ और सगे बाप को खुले दिल और खुले हाथों से नवाजा है। वो इतनी आसानी से इस शादी के लिए तैयार होने वाले कहाँ थे। मैं आपकी एक एक इनायत और एक एक कुर्बानी की दिल से कदर करती हूँ चौधरी साहब। इतना कहते ही वो चौंक कर एकदम बिदकी और सरक कर थोड़ा पीछे चली गई। क्या हुआ पीनो? वो तड़प कर बोला, तुम दूर क्यों हो रही हो? इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं अच्छा हूँ? चौधरी की हैरत दो चंद हो गई। फिर पीछे क्यों हट रही हो? इसलिए कि मैं चाहती हूँ आपको कोई नुकसान न पहुँचे, वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोली। मेरे अच्छा होने से मुझे क्या नुकसान पहुँच सकता है? वो उलझनज़दा लहजे में बोला। क्या तुम्हें करंट तोड़ता है या तुम जहरीली हो? मैं तो बिल्कुल एक आम इंसान हूँ, लेकिन वो कौन? चौधरी ने बेसाख्ता पूछा। वो अपनी ही धुन में बोलती चली गई। वो आग का बना हुआ है, बिजली और जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो कौन? चौधरी के इस्तफसार में शिद्दत आ गई। आतमतोष, पीनो ने ड्रामाई अंदाज में जवाब दिया। आतमतोष? हाँ, आतमतोष, पीनो ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। आतमतोष एक ताकतवर जिन है। वो इंसान को किसी हकीर कीड़े के मानिंद चुटकी में मसल कर रख देता है। मैंने आतमतोष का क्या बिगाड़ा है? चौधरी खौफजदा आवाज में बोला। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा? चौधरी साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोली, आपने आतमतोष की महबूबा से शादी की है, यही आपका कसूर है। यानी? उसके खौफ में कई गुना इजाफा हो गया। तुम ये कहना चाह रही हो कि आतमतोष नामी कोई खतरनाक जिन तुम पर आशिक है? जी चौधरी साहब, उसने बड़ी संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाई। और वो जिन इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। क्या? वो परेशानी से कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाने के बाद बेशज़दा अंदाज में बोला, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। पीनो ने उसके अकब में झांकते हुए बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, लेकिन मुझे तो वो दिखाई दे रहा है, आपके पीछे सीने पर हाथ बांधे खामोश खड़ा है और बड़े गुस्से में आपको घूर रहा है। बेसाख्ता चौधरी ने पलटकर अपने पीछे देखा, लेकिन जाहिर है वहां कोई होता तो उसे नजर आता। पीनो तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बड़े मुनस्सब अंदाज में चौधरी को बेवकूफ बना रही थी। वो वापस इसकी तरफ पलटा और उलझे हुए लहजे में बोला, मजाक नहीं करो पीनो, कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं, वो अटल लहजे में बोली, मैं सच को झूठ नहीं कह सकती। यह हकीकत है कि हम दोनों के अलावा इस वक्त कमरे में आतमतोष भी मौजूद है। अगर वो यहाँ मौजूद है तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? चौधरी ने मुतसब्जब अंदाज में पीनो की तरफ देखा। सिर्फ तुम्हें ही क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे वो इसलिए नजर आ रहा है कि मैं इसकी महबूबा हूँ। पीनो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। आपको वो उस वक्त दिखाई देगा जब आप मुझे छूने और करीब आने की कोशिश करेंगे। दरअसल वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमी, फिर बड़े ठोस अल्फाज में इजाफा करते हुए बोली, दरअसल आतमतोष एक अमन पसंद और शरीफ नफ्स जिन है। वो खामखा का दंगा फिसाद पसंद नहीं करता। जब तक इसकी अमानत पर यानी मुझ पर कोई आंच नहीं आने वाली होगी, वो हरकत में नहीं आएगा। और जब वो एक मर्तबा हरकत में आ जाता है तो फिर इसकी हरकत में अल्लाह बड़ी बरकत डाल देता है। इंसान तो क्या, वो बड़े बड़े पहाड़ों को भी उलट कर रख देता है। चौधरी की अजीब कैफियत हो रही थी। पीनो की बातों पर यकीन करने को जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो जितने भरपूर अंदाज में आतमतोष का बयान कर रही थी, इससे चौधरी के दिलो दिमाग पर एक हैबत सी तारी होने लगी थी।
پینو کے خاموش ہونے پر اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، تم خود کو آتمتوش کی امانت تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے تمہاری شادی مجھ سے نہیں بلکہ اس جن سے ہوئی ہو۔ ہاں یہ حقیقت ہے، وہ غیر متزلزل لہجے میں بولی۔ خدا کے لیے پینو، اب یہ مذاق بند کر دو، وہ خوف آمیز بیزاری سے بولا۔ چودھری صاحب، آپ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں، پینو ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، دنیا جہان کا تجربہ ہے میرے پاس۔ آپ نے یقیناً یہ تو سن رکھا ہوگا، وہ اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اگر کوئی جن دل و جان سے کسی خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگرانی اور حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ پھر جب لڑکی کے گھر والے اس کی کہیں شادی کرتے ہیں تو جنات کی دنیا کے اصول کے مطابق اس لڑکی کا نکاح عاشق جن سے ہو جاتا ہے۔ اس جناتی اصول کی روح سے آپ سے شادی کے وقت میں آتم توش سے نکاحی گئی ہوں، یعنی اب میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرا خامد، میرا گھر والا ہے، اور یہ جن لوگ، اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ جن لوگ اپنی بیویوں کے معاملے میں بڑے غیرت مند اور خصیلے ہوتے ہیں، کوئی ان کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو یہ اس کی آنکھیں نکال دیا کرتے ہیں۔ خوف کی شدت سے چودھری کا چہرہ پیلا پڑ گیا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ بے حد ڈری ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، پینو، اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی جناتی معاملہ تھا تو قدسیہ یا خدا بخش نے پہلے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی اور خوفناک حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی گئی؟ ان بیچاروں کو میرے عاشق کے بارے میں پتا ہوتا تو آپ کو بتاتے نا، پینو نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ آتم توش تو ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مجھ پر عاشق ہوا ہے، 4-5 ماہ پہلے میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تھی۔ اس نے پہلے سے سوچی ہوئی کہانی کو چودھری کی ڈری سہمی سماعت میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ وہ بھادوں کے آخری دن تھے، کبھی تو بارش ہونے لگتی تھی اور کبھی اچانک بڑے کڑاکے کی تیز چبھتی ہوئی دھوپ نکل آتی تھی۔ جس وقت میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھو رہی تھی اس وقت بھادوں کی دھوپ بڑی قیامت خیز آئی ہوئی تھی۔ زمین پر یا تو بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے یا کم از کم دھرتی گیلی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا تیز دھوپ اس گیلی اور پانی والی زمین پر پڑ کر بہت ہی جان لیوا حبس پیدا کرتی ہے۔ آپ کو تو سب پتا ہے نا چودھری صاحب، اس نے لمحاتی توقف کر کے چودھری خلقداد کی آنکھوں میں دیکھا تو چودھری جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ہاں ہاں میں موسموں کا سارا حال جانتا ہوں، تم مجھے اپنے عاشق جن کے بارے میں بتا رہی تھی تو کپڑے دھوتے ہوئے حبس زدہ بھادوں نے میرے پورے بدن کو پسینے میں ڈبو دیا تھا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرے دل میں نہانے کی خواہش جاگی اور میں ہودی ٹیوب ویل کے حوض میں اتر گئی۔ ذرا رک کر اس نے چودھری کے حیرت بھرے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ شریر جن آتم توش اس وقت ٹیوب ویل کے آس پاس ہی گھوم رہا تھا، وہ مجھے دیکھ کر مجھ پہ عاشق ہو گیا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ یہ ایک طرح کا پہلے سے طے شدہ سگنل تھا کہ اب بھولے کو پلنگ کے نیچے سے نکل کر حرکت میں آ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ چودھری آتم توش کے دیدار کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر پاتا، پینو نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی گمبھیر انداز میں کہا، آتم توش، چودھری صاحب کو اس وقت تک تمہاری حقیقت کا یقین نہیں آئے گا جب تک تم انہیں اپنی ایک جھلک نہیں دکھاؤ گے۔ چودھری اس صورتحال سے اتنا زیادہ بوکھلا گیا تھا کہ اس کی متی ماری گئی۔ اسی لمحے اس کے ناتواں بازوؤں میں اضطراری جنبش پیدا ہوئی اور اس نے اپنے پیچھے دیکھنے کے بجائے ضعیف ہاتھوں کی استخوانی انگلیوں سے کسی بے صبرے بھوکے کے مانند پینو کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ اس کے ہمت کا نہیں بلکہ حد سے بڑی ہوئی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ تھا۔ شاید اسے اپنے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں ایک سنسنی خیز واقعہ رونما ہوا۔ وہ اپنی کہانی کو ایک خوبصورت اور سنسنی خیز موڑ تک لا کر خاموش ہوئی تو میں دلچسپی بھری نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ ان دو دیہاتی عاشق و معشوق نے بوڑھے سے جان چھڑانے کا بڑا جامع منصوبہ بنایا تھا، لیکن ابھی اسی تجسس سے بھرپور داستان کا انجام باقی تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پینو، تمہارے کھنکارنے کی مخصوص آواز سن کر بھولا پلنگ کے نیچے سے نکل آیا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ بھولے کو آتم توش جن کے روپ میں دیکھ کر چودھری خلقداد کی جیسے روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ کیا بھولا نے خود کو ایک جن کا حلیہ دے رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔
بھولا میرے تعاون اور مدد سے کمرے کی عقبی کھڑکی کے راستے اندر پہنچا تھا اور پھر پلنگ کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایسا سارا سامان ساتھ لایا تھا جس کے استعمال سے اس نے خود کو آتم توش کا روپ دینا تھا، مثلاً سرسوں کے تیل کی بوتل، کالک والی ڈبیا اور سرخ رنگ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، رنگدار پایوں والا وہ پلنگ زمین سے خاصا اونچا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ پھر بستر کی چادر چاروں کناروں سے اتنی زیادہ لٹکی ہوئی تھی کہ بھولے کو پلنگ کے نیچے چھپ کر کارروائی کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے بند جوتے پہن رکھے تھے۔ اس نے گرم شلوار کو بدن پر موجود رہنے دیا اور قمیض اتار کر جسم کے بالائی حصوں اور بازوؤں وغیرہ پر اچھی طرح سرسوں کا تیل مل لیا۔ یہی عمل اس نے اپنے چہرے کے ساتھ بھی دہرایا اور پھر تیل سے چپڑی ہوئی جلد پر جا بجا اس نے کالک مل دی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے نازک حصوں کو بچاتے ہوئے ایک دائرے کی شکل میں دونوں آنکھوں کے قریب سرخ رنگ بھی تھوپ لیا تھا۔ سر کے بالوں کو بھی اس نے خوفناک انداز میں بنا رکھا تھا۔ نیز شلوار کو تھوڑا اڑس کر جب اس نے جانگھیے کی شکل دی تو اپنی پستہ قامتی کے ساتھ وہ ایک جن ہی نظر آنے لگا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکی، دو چار گہری گہری سانسیں لیں اور اپنا بیان مکمل کرتے ہوئے بولی، چودھری آتم توش کی کہانی سن کر اندر سے مسمار ہو چکا تھا۔ جب جیتے جاگتے آتم توش نے اس پر حملہ کیا تو وہ بالکل ڈھے کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے بھولے کی آہنی گرفت نے چودھری کی لاغر گردن کو بڑی مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ چودھری کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ بھولے نے اس کے ساتھ کسی قسم کی مار پیٹ تو نہیں کی تھی، تاہم اس کی کارروائی نے چودھری کو بے پناہ دہشت زدہ کر دیا تھا۔ اور پھر جب بھولے نے اپنا جناتی چہرہ چودھری کے خوفزدہ چہرے کے قریب لا کر پھنکار سے مشابہ تیز تیز سانسیں لیں تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چودھری خلقتات کو میرے عاشق جن والی کہانی پر یقین آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ بھولے نے چودھری کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے بستر پر پھینکا اور سرگوشیانہ انداز میں مجھ سے پوچھا تھا، اس کمبخت کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ پینو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ میں نے بھولے کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چودھری کی فکر نہ کرے، میں اسے سنبھال لوں گی۔ پھر میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد وہاں سے چلا جائے اور وہ مکمل کپڑے پہننے کے بعد گرم چادر کی بکل مار کر حویلی سے رخصت ہو گیا۔ بھولا تو حویلی سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد چودھری کو بھی ہوش آیا یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، تھانے دار جی، اگر چودھری کو ہوش آ جاتا تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ ہمارا منصوبہ پوری طرح کامیاب نہ ہو گیا ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آتم توش کی دہشت نے اس کی جان لے لی۔ خوف کی شدت سے اس کی حرکت قلب بند ہوئی اور وہ اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، حکیم جی کی تحقیق بالکل غلط تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، حکیم جی کی تحقیق میں زیادہ خاص سرورتات کی سنائی ہوئی کہانی کا تھا۔ سرورتات نے مجھے اور چودھری کو دیکھا تھا، وہ اس نے ہو بہو حکیم جی کو بتا دیا تھا اور میں نے اپنی ذات کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا، لیکن اس کوشش کے باوجود بھی میری جان نہیں بچ پائی۔ اس کی آواز رہانسی ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے باقاعدہ سسکیاں لینی شروع کر دیں اور روندھی ہوئی آواز میں بولی، تھانے دار جی، خدا گواہ ہے کہ میری اور بھولے کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ ہم چودھری کی جان کے دشمن نہیں تھے، ہم تو محض اسے خوف زدہ کر کے اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ وہ کسی زہریلے ناگ کی طرح ہماری محبت کو ڈسنا چاہتا تھا۔ وہ تو دل کا بڑا ہی کمزور نکلا۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میرے اور بھولے کے رچائے ہوئے ڈرامے نے چودھری کی جان لے لی، لیکن اس کی موت میں ہماری کوئی سازش یا بدنیتی شامل نہیں تھی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ کرنا اس کی ضرورت نہیں، اسے جو بھی کرنا ہوتا ہے چپکے سے کر ڈالتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاملے میں پیش آیا۔ شاید اللہ کو ہماری محبت اسی صورت منظور تھی کہ چودھری خلقتات کی موت واقع ہو جائے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں مجھے بے بسی، بے کسی، مجبوری، لاچاری، محرومی، ناانصافی، مظلومیت اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دیا۔ ان لمحات میں پینو مجھے 5 سال کی ایک یتیم بچی نظر آئی جو بھرے پورے میلے میں تنہا کھڑی ہو، جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور وہ بڑی زخمی، امید بھری نظر سے مجھے دیکھ رہی ہو۔
जैसे किसी बच्ची को ये यकीन होता है कि उसका बाप उसका हर मसला हल कर देगा। बिल्कुल इसी अंदाज में वो भी मुझे तक रही थी। इसके चेहरे और आंखों में इस यकीन का तासुर बड़ा कवी था कि मैं इसे मौजूदा सूरत हाल से साफ बचा लूँगा। मैंने अपने दिल में पीनो और उसकी मोहब्बत के लिए हमदर्दी के जज्बात उमड़ते महसूस किए। इंतहाई संजीदा लहजे में मैंने इससे कहा, देखो पीनो, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सब कुछ सच-सच बता दिया है। जो लोग मुझसे खरा ताउन करते हैं, मैं इन्हें हर मुमकिन रियायत देने और दिलवाने की कोशिश करता हूँ। मैं मोहब्बत करने वाले लोगों को भी कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन चौधरी की मौत को भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। सब कुछ आपके इख्तियार में है थानेदार जी। वो आंसुओं से डबडबाती हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ चौधरी सरवरदाद हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मैं किसी भी चक्कर में जेल चली जाऊं, ताकि चौधरी खलकदाद की बेवा की हैसियत से मैं ज़मीन जायदाद में से अपना हक ना मांगूं। मैंने कोई कानून वगैरह तो नहीं पढ़ रखा, लेकिन सुना है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को किसी की जायदाद या विरासत से कोई हक नहीं मिलता। लेकिन मैं कुरान पाक अपने सर पर रखकर बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मुझे चौधरी खलकदाद की ज़मीन और जायदाद और हवेली में से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सरवरदाद कहेगा तो मैं पक्के कागज़ पर लिखकर देने को भी तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक बात चाहती हूँ। वो क्या? मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। मुझे इस झमेले से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। वो मुल्तजियाना नज़र से मुझे देखते हुए बोली, मैं अपने भोले के साथ अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। खुदा के लिए थानेदार जी, हमारी मोहब्बत की लाज रख लें। बात ख़त्म करते ही वो बाकायदा मेरे कदमों में गिर गई। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं अंदर से ढह गया हूँ। मोहब्बत की तजलील तो मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेसाख्ता मैं नीचे झुका और पीनों को कंधों से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर इसके सर पर हाथ फेरते हुए भर्राई हुई आवाज़ में कहा, पीनो बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। वो बेख्तियार मेरे सीने से आ लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी, और फिर रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। उसके सीने के ज़ेरो बम से यूं महसूस होता था जैसे किसी मासूम बच्ची को उसकी बरसों की गुमशुदा माँ मिल गई हो। मैं मोहब्बत और शफकत भरे अंदाज में उसका सर सहलाता रहा। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। मैंने इसे अपने सामने बिठा लिया। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोली, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं ना? आप मुझे बचा लेंगे ना? बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ वही करके दिखाऊंगा, मैंने अटल अंदाज में कहा। और चौधरी सरवरदाद? उसने उलझन सदा अंदाज में पूछा। मैंने कहा कि चौधरी सरवरदाद को क्या हुआ? वो आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने एक खदशे का इजहार किया। आप इसको क्या जवाब देंगे? इस इलाके का थानेदार कौन है? मैंने उल्टा इसी से सवाल कर डाला। मैं या चौधरी सरवरदाद? जाहिर है जनाब, थानेदार तो आप ही हैं। वह हैरत भरे अंदाज में आंखें पटपटाकर बोली, सरवरदाद तो सिकंदराबाद का छोटा चौधरी है। एक बात कान खोलकर सुन लो पीनो, मैंने नहायत ही नफे तुले अंदाज में कहा। मैं सिर्फ अपने आला अफसरान को जवाब देना पसंद करता हूँ। इन चौधरियों वडेरों को मैं कभी खातिर में नहीं लाया। हाँ, तुम ये पूछ सकती हो कि लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने के बाद सरवरदाद को कैसे मुतमईन करूँगा। बता दें, वो धीरे से बोली। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि सरवरदाद तुम्हें कोई जादूगरनी वगैरह समझता है। इस बात का उसने खुलकर इजहार भी किया था कि शायद तुमने कोई सिफली वगैरह करके उसके अब्बा जी की जान ली है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई और हैरत अंगेज बात है, वो आंखें फैलाते हुए बोली, और मैं इसी हैरतनाक बात का हथियार सरवरदाद पर आजमाऊंगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जादू तो नहीं, लेकिन मैं इसे ये कहकर तुम्हारी तरफ से खौफजदा कर दूंगा कि तुम पर वाकई कोई जिन वगैरह आशिक है, और इसी आशिक जिन ने सरवरदाद के अब्बा जी का काम तमाम किया है। मेरी हौसला अफजाई से इसमें काफ़ी एतमाद आ गया था। बोली, वैसे अगर हम भोला ही को एक आशिक जिन तस्वुर कर लें तो इसी के कारनामे से खौफजदा होकर तो चौधरी खलकदाद का दिल बंद हुआ था। आप सरवरदाद से जो भी कहेंगे इसमें कुछ झूठ भी नहीं होगा। चौधरी सरवरदाद के खौफजदा होने का सबसे बड़ा फायदा तुम्हें यह होगा कि वो आइंदा के लिए कभी तुम्हारी राह में आने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने कहा, तुम निहायती खामोशी के साथ भोले से शादी करना और मोहब्बत भरी अमली जिंदगी का आगाज हो जाएगा। जी, मैं आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगी, वो यकीन दहानी करने वाले अंदाज में बोली। फिर मैंने एक आध दिन में बिल्कुल वैसा ही बंदोबस्त कर दिया जैसा मैंने पीनों से अज़्म जाहिर किया था। सरवरदाद
اسی میں خوش تھا کہ جائیداد اور زمین کا بٹوارا کرنے والی سوتیلی بیوہ ماں سے جان چھوٹی۔ اس نے کبھی کرم کوٹ میں جھانک کر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پینو نے بھولا سے شادی کر لی تھی۔ بعد ازاں جب بھی مجھے محبت کے ان دو متوالوں کا خیال آیا تو خدا کی خدائی پر یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس قسم کے واقعات سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو قدرت کی مصلحتوں کے سامنے اچھل کود نہیں بچانا چاہیے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کاش یہ حضرت انسان اللہ کی مصلحت پر صابر و شاکر ہو جائے اور اس کھوج کو دل سے نکال پھینکے کہ زندگی کی ناہموار شاہراہ پر اس قادر مطلق نے کب اسے انگلی پکڑ کر چلایا اور کب گود میں اٹھا لیا۔